हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और मैं आप लोग को हिंदी को लेकर क्लास आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आप सभी को पता है कि समय बहुत कम है, क्लास अधिक से अधिक मैराथन ही चल पाएगी क्योंकि 14 और 15 मार्च को यूपीएससी का पेपर है। उसमें सबसे पहला मैराथन जो मैं लेके आया हूँ, आपको हिंदी लेके आया हूँ। ये वीडियो बनेगा एक ही दिन, पर ये छोटे-छोटे पार्टों में रहेगा, जिसे कहने मतलब होता है एक-एक लेसन एक क्लास में रहेगा, समझ रहे हैं? पर क्लास 3 ठो 4 ठो 5 ठो एक साथ ही जाएगी आपके हमारे टारगेट विथ यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हिंदी में जो सबसे पहला चैप्टर, क्योंकि स्कोरिंग नंबर होता है, यहाँ से 35-36 37 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका टोटल एसआई देखेंगे 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपनी यहाँ पे मजबूती पकड़ करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हिंदी को अपने आप धार से धार बना सकते हैं, एकदम बढ़िया धार बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हिंदी में जो मैं आपको सीधा ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, सीधा आता हूँ टॉपिक पे। सबसे पहली जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में भैया, हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिंदी का विकास। क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का विकास। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिंदी भाषा, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत भी हम करेंगे, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर ही हमारा क्या होगा? हिंदी भाषा होगा। फिर हिंदी भाषा का विकास होगा, हिंदी भाषा का विकास होगा। दूसरा चैप्टर आपका हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास इसी के साथ हो जाएगा। हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास होगा, ठीक है। और तीसरा चैप्टर आपका क्या होगा भैया? वर्णमाला होगा। क्या होगा? वर्णमाला होगा। और चौथा चैप्टर आपका क्या होगा? संधि होगा। फिर पांचवा चैप्टर आपका क्या होगा? समास होगा। तो यह पूरा एक मेजर टॉपिक है, और आज की क्लास में मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि आपका ये 3 चैप्टर, आपके ये जो 3 चैप्टर हैं भैया, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास और वर्णमाला, ये मेजर टॉपिक है। आज आपको ये 3 क्लास मिलेगी। अगर प्रयास करेंगे तो आपको चौथी क्लास मिल जाएगी, पर ये 3 क्लास आज आपको मिलेगी यूट्यूब पे हमारे। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास। प्यारे बढ़िया समझते हुए चलेंगे एक चीज को। तो हेडिंग बनाएंगे भैया भाषा। सबसे पहले देखिए आपका चैप्टर का नाम है भाषा। तो पहले हम लोग समझेंगे भाषा को ही, कि भाषा किसे कहते भैया? भाषा इसे कहते हैं। भाषा, देखो भैया, अगर मैं भाषा की आपके लिए बात करूं, आपसे भाषा की बात करूं बच्चे, तो भाषा कह सकते हैं यह संस्कृत धातु भाष से बना हुआ। किससे बना हुआ है? संस्कृत धातु भाष से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। ध्यान देना, जो जो क्वेश्चन बनेगा हम उन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, किससे बना है? तो संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना हुआ है। दूसरी चीजें, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। इसका अर्थ क्या होता है भैया? बोलना या कहना। बोलना या कहना, इसका क्या होता है भैया? अर्थ होता है, याद रखिएगा। दूसरी बात पूछेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया भाषा का परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा का लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे भैया मेरे प्यारे? परिभाषा। अगर मैं आपसे परिभाषा की बात करूं कि परिभाषा क्या कर सकते हो, तो सीधी सीधी बताइए, जो भाषा है, हम अपने भाषा के माध्यम से ही तो सूचनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं प्यारे, मेरे प्यारे भाई।
आपके पास जो सूचना जा रही है तो हम जो बोल रहे हैं, बोलकर आपके पास पहुँचा रहे हैं, लिख कर पहुँचा रहे हैं या तो इशारों में पहुँचा दे रहे हैं। तो कहने मतलब भाषा एक प्रकार का क्या है? माध्यम है। भाषा एक प्रकार क्या है? माध्यम है, जिसके माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान होता है। क्या होता है? अपने विचारों का आदान-प्रदान होता है, दूसरे व्यक्ति के मध्य होता है। तो आप सीधा-सीधा कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्यों के विचारों का आदान-प्रदान होता है ना? क्या भैया? क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? हाँ, चलिएगा। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके जिसके माध्यम से मनुष्य अपने 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 विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। तो भैया भाषा क्या है? तो भाषा कह सकते हो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अच्छा, इसकी परिभाषा बहुत है। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। आप इसे कई भाषाओं में किसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरी भाई इतनी बातें समझ में आ गई तो बताओ, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अच्छा, हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके पेपर नजरिए से महत्वपूर्ण होंगे ना, ज़्यादा इधर-उधर की नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा हिंदी के बारे में जानकारी हो जाए। हाँ, इतनी जानकारी रहे कि हमारे पेपर में क्वेश्चन ना फँसे। हमारा क्वेश्चन जो है पेपर का जो भी आए तो हम उसे कर पाएँ, हमारे नोट्स में वो सारी चीज़ें रहें ना भैया। आओ, तो इन्हीं बातें अगर हो गई तो बताओ भैया, फट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, पढ़ते हैं भाषा के प्रकार को। ठीक है, चलिए। आपका हो गया होगा, तब अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चे भाषा के प्रकार। क्या बनाएंगे? भाषा के प्रकार। अगर बच्चे भाषा के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है, अगर भाषा के प्रकार की बात करेंगे तो भाषा कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं। अब बहुत आसान है इसके भाषा के प्रकार को। अब देखिए, कोई भी सूचना होगा तो हम कैसे बोल सकते हैं? मौखिक, एक होता है बच्चे मौखिक भाषा होती है। क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। एक होती है प्यारे लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा होती है। और एक होती है सांकेतिक भाषा। एक होती है सांकेतिक भाषा। तो ध्यान देना, भाषा कुल 3 प्रकार की होती है। भाषा कुल 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, प्लस क्या होता है? सांकेतिक भाषा ना। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं भैया? अब सोचो जरा, मौखिक भाषा क्या होगा? जब विचारों को हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम क्या करें? उस बात को बोलकर क्या करें? आपके पास पहुंचा दे। हम बात अपनी बोलकर आप तक पहुंचा दे तो क्या हो जाएगा? आपका मौखिक भाषा। क्या हो जाएगा उसे? मौखिक भाषा। वही बातें जो मैं बोल नहीं सकता हूँ तो उसी को क्या करूँ? लिख कर आपके पास पहुंचा दूँ। वही बातें लिख कर आपके पास पहुंचा दूंगा तो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा। और वही अगर नहीं बोल के पा रहा हूँ, न लिख पा रहा हूँ, तो आपके लिए संकेत ही कर दूँ तो आप समझ जाएंगे। तो समझ लीजिए क्या हो जाए? संकेतिक भाषा। जैसे हमने कहा घर में सोए हुए हो, उठ के बैठ जाओ, मैंने ऐसे किया, इसका मतलब क्या हुआ? हम आपको उठने के लिए कह रहे हैं ना। संकेत के माध्यम समझ गए, हम बैठ गए। आंखों से हमने घूर दिया तो समझ गए गुस्सा हुए हैं। हंस दिए तो आपको समझ में आया कि भैया क्या है? सर खुश है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो इशारों के माध्यम से अगर आप विचारों को समझ पा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा? सांकेतिक भाषा। जब हमारी बातें लिख कर आपके पास पहुंचो, तब आप अगर लिख कर किसी बात को पहुंचा रहे हो तो लिखित भाषा। और वहीं बोल कर अपनी बातों को पहुंचा रहा हूँ तो क्या कहेंगे? उसे मौखिक भाषा। तो कह सकते हैं यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं भाई? सार्थक उच्चारित, क्या लिख सकते हैं? सार्थक उच्चारित ध्वनियों
के ध्वनियों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना। अगर कहा जाए सार्थक उच्चारित ध्वनियों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? आपका मौखिक भाषा कहलाता है। क्या कहता है भैया? मौखिक भाषा। अगर वही लिखित भाषा कहेंगे तब क्या कहेंगे? जब उच्चारित ध्वनियों जो उच्चारित ध्वनियों होते हैं बेटा, उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि तय करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ रहे हैं? तो उसे क्या कहते हैं भैया? लिखित भाषा कहते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग लिखित भाषा के नाम से जानेंगे जिनको लिपि तय कर पाए, जैसे वाले लिख कर हम क्या कर पाए, समझा पाए। अच्छा, इसे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से पहले इसको परिभाषा लिखता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। अब इसे जब क्या होगा है, जब संप्रेषण का माध्यम संकेत हो। जब संप्रेषण का माध्यम क्या हो भैया? संकेत हो, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। अच्छा, इसके प्यारे मेरे भाई ध्यान देना है, इसके पूछे जाते हैं लिखित भाषा के और नाम क्या है? लिखित भाषा के और नाम क्या है, जरा से इनके जान लीजिएगा। तो लिखित भाषा के नाम, तो अन्य नाम इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? व्याकरण में ध्यान देना, यही भाषा किसमें प्रयोग होता है? ध्यान देना बच्चे, यही भाषा व्याकरण में प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा भाषा व्याकरण में प्रयोग होता है, लिखित, सांकेतिक या मौखिक, तो आप ध्यान देना, बताएंगे कौन सा लिखित होता है। इसी को हम लोग साहित्यिक भाषा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साहित्यिक, क्या बोलते हैं भैया? साहित्यिक भाषा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसी को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसी को परिमार्जित भाषा कहते हैं। परिमार्जित भाषा कहते हैं। इसी को परिष्कृत भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्कृत भाषा। ठीक है ना? तो यही भाषा व्याकरण में प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको इन सभी नामों से। ठीक है भैया, आइए अगर यहाँ तक की बातें समझ आ गई हैं तो हम लोग आगे बढ़े। आइए यहाँ से आप लोग ले लीजिएगा एसएस। अब आते हैं कि अब देखो भाई, अब हम जानते हैं कि जो भाषा होते हैं ना, कुछ भाषाओं को एक ही परिवार में रखा जाता है। जब कुछ भाषाएं समानता दिखाती हैं तो उन्हें हम लोग एक ही परिवार में रखते हैं और उन्हीं से बनता है भाषा परिवार। क्या बनता है? भाषा परिवार। जब कुछ भाषाओं में हमको सिमिलरिटी मिलती है, समानता मिलती है, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये लोग लगता है एक ही परिवार के हैं, एक ही लोग के हैं। तो उन्हीं समूहों के जिन भाषाओं में समानता मिलती है, जब उन्हें एक ही कुल में रख दिया जाता है तो उन्हें बोला जाता है क्या? भाषा परिवार। तो भारत में अगर देखेंगे तो भाषा परिवार कुल कितने हैं? 6 हैं। कितने भैया? 6 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ भाषाओं में समानता देखने की मिलती है, क्योंकि अब हम अगली बात पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भाषा परिवार के बारे में। भाषा परिवार। अगर भाषा परिवार की बात करेंगे तो भाषा परिवार किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कुछ भाषाओं में समानता मिलती है, देखने को मिलती है,
कुछ भाषाओं में समानता देखने को मिलती है। ध्यान देना, कुछ भाषाओं में समानता देखने को मिलती है। उन सभी भाषाओं को एक साथ रखा जाता है जिसे भाषा परिवार कहते हैं। अब बच्चे ध्यान देना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया, उन्हें भाषा परिवार कहते हैं। जैसे अगर आपको बात कहूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल तौर पे आप याद कर सकते हैं, भारोपी भाषा परिवार, उन्हें हम क्या कहते हैं, भारोपी भाषा परिवार कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, भारत की भाषा और प्लस यूरोप की, इन दो देशों को मिलाकर भाषाओं को हम लोग एक परिवार बनाए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भारोपी भाषा परिवार। इसमें भारत प्लस क्या होता है बच्चे, यूरोप। जैसे आपको बताऊँ ना, यूरोप में मैक्सिमम अंग्रेजी बोली जाती है, और जिसे हम लोग बोलते हैं संस्कृत में। अब देखो हमारे पास क्या होती है, संस्कृत भाषा होती है। क्या होती है, संस्कृत। अब ये होती है बच्चे अंग्रेजी। तो बच्चे मेरे भाई देखो, ध्यान समझो इस बात को। अगर जैसे मैं संस्कृति में भाई, अगर संस्कृत में देखेंगे, अगर जैसे अंग्रेजी में देखेंगे, तो हम लोग माता को क्या लिखते हैं, मात्र लिखते हैं। तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं बच्चे, मदर। भाई क्या लिखते हैं, मदर। तो आप नहीं लग रहा मात्र से मदर। तो भैया देखो, मात्र मदर, इन्हीं जैसे आपको मिलता हुआ मिलेगा। जैसे हमने लिखा पितृ, क्या लिखा, पितृ। तो पितृ से हमने क्या लिख दिया, फादर। क्या लिख दिया भैया, फादर लिख दिया। हमने लिख दिया क्या, भात्र से हमने क्या लिख दिया भैया, क्या, ब्रदर। तो आप ये अंग्रेजी में जो वर्ड आपको मिलते हैं ना, वह कहीं ना कहीं वो क्या है, संस्कृत से समानता रखते हैं। तो ये संस्कृत और अंग्रेजी की दोनों भाषाओं को मिलता जुलता था, तो एक ही साथ रख दिए। और जब उन्हें एक ही साथ रख दिए गए, तो उन्हीं को बोला गया भारोपी भाषा परिवार। क्या बोला गया मेरे भाई, उसे भारोपी भाषा परिवार बोला गया। बोलो, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो बच्चे, तो हम लोग आगे बढ़े। अब देखेंगे तो भारत में भाषा परिवार कुल कितने हैं भैया, भारत में कुल 6 भाषा परिवार है। भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो भाषा परिवार कुल कितने भैया, ये 6 है। अच्छा, किसी बुक में 4 मिलेगा, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और भारत में कुल भाषा परिवार कितने हैं, तो 6 है। कितने हैं, 6 है। आइए एक एक को देखते हैं कि कौन कौन से भाषा परिवार कहाँ कहाँ पे है ना। चलिए, अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गया हो तो आगे बढ़िए, और हम आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जितनी गहराई से चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उतनी ही गहराई से हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा भैया मेरे भाई। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब डालेंगे आप लोग, सबसे पहला जो भाषा परिवार आता है, एक एक मैं बताता चलता हूँ, साथ में लिखते चलेंगे, अलग अलग से नहीं, ढेर का टाइम नहीं। सबसे पहले डालेंगे आप लोग इंडो, क्या भैया, हाँ, इंडो आर्यन भाषा परिवार। पहला आता है इंडो आर्यन भाषा परिवार। अब देखो जी, आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इंडो भाषा परिवार से। तो पहला बेटा आप याद रखेंगे, इंडो भाषा परिवार जो होती है ना, भारोपी परिवार की शाखा है। यह भारोपी परिवार की भाषा है। तो किसकी है ये, भारोपी परिवार की भाषा है। अब इसमें कौन कौन सी भाषा आपकी आती है इसमें कौन कौन सा आता है आपका, संस्कृत आता है, आपका हिंदी आता है, हिंदी आता है आपका। इसी में क्या आता है, उर्दू आता है,
उर्दू के अलावा बच्चे और कौन सा आता है? बांग्ला, कश्मीरी, बांग्ला, कश्मीरी, पंजाबी, पंजाबी, ध्यान देना, पंजाबी, नेपाली, नेपाली, असमिया, असमिया, ये देखेंगे बच्चे, असमिया हो गया, गुजराती हो गया, गुजराती, गुजराती हो गया, सिंधी, मराठी, मराठी, अगर देखा जाए मराठी, कोंकणी आदि भाषा इसके अंदर आती है, कोंकणी। तो ध्यान देना, इन सभी को हमने क्या किया गया है, कुल मिला के इन सभी को एक परिवार में रखा है, तो इसे बोलते हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार होती है भाई। दूसरा कौन होता है? उसको बोलते हैं हम लोग द्रविड़। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो दूसरा होता है द्रविड़ भाषा परिवार होता है प्यारे प्यारे। अच्छा, इस भाषा की अगर बात बताऊं, जो द्रविड़ भाषा होती है ना, द्रविड़ भाषा होती है, ये दक्षिण भारत में केंद्रित होती है, मुख्यतः दक्षिण भारत में बोली जाती है, दक्षिण भारत में केंद्रित है, दक्षिण भारत में केंद्रित है बेटा। इसमें वही भाषा आएंगे, दक्षिण भारत की सभी भाषा इसमें डाल सकते हैं, जैसे इसमें तमिल, तमिल डाल दीजिए, तेलुगु डाल दीजिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़ हो गया, हाँ, ब्राही, ब्राही हो गया, ब्राहुई हो गया, ब्राह्वी हो गया, ब्राह्मी हो गया, ब्राह्वी हो गया, ठीक है, गोंडी हो गया, गोंडी। ये सभी जो भाषा है भैया, ये सभी भाषा किसकी है? ये सभी ध्यान देना, आपकी कौन सी है? द्रविड़ भाषा परिवार की। कौन सी है? द्रविड़ की होगी। आते हैं तीसरे पे। अब तीसरा हमारे पास कौन सा भैया है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तीसरा है, इसे बोलते हैं चीनी, इसे बोलते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तीसरी होती है हमारे पास ये। अब देखो, इससे भी एक क्वेश्चन बना है, एक बार क्वेश्चन बना, राजेंद्र सिंह ने इसे क्या कहा था? नाग भाषा का दर्जा दिया था। राजेंद्र सिंह ने, राजेंद्र सिंह ने इसे नाग भाषा का दर्जा दिया था ना, तो नाग भाषा परिवार कहते हैं, या राजेंद्र सिंह ने इसे नाग भाषा परिवार दिया था, नाग भाषा परिवार दिया था भाई। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए प्यारे, चीनी तिब्बती भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा इसके अंदर आते हैं, तो ध्यान देना, इसमें बर्मी आती है, मंदारी आती है, इसमें कौन आती है? इसमें आएगा बर्मी आएगा, मंडारिन आ जाएगा, बर्मी हो गया, मंडारिन हो गया, हाँ, तिब्बती हो गया, तिब्बती हो गया आपका, हाँ, तिब्बती हो गया बच्चे। इसी में क्या होगा? कचारी आएगा, इसी में कचारी आएगा, कचारी, गारो, कचारी हो गया, गारो हो गया, कोच हो गया, कोच हो गया, रूगा हो गया, मोरान हो गया, मोरान हो गया, राभा। तो ये सभी भाषा के परिवार होते हैं, सभी भाषा हैं। अब इन सभी भाषाओं को किसमें रखा गया है? चीन तिब्बती भाषा में रखा गया है। किसमें रखा गया भाई? चीन तिब्बती भाषा में रखा गया है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। अब हमारा तीसरा जो हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं आष्ट्रिक भाषा परिवार। क्या बोलते हैं तीसरे को? तीसरे को बोला जाता है आष्ट्रिक भाषा परिवार। इसे क्या कहते हैं भैया? आष्ट्रिक भाषा परिवार कहते हैं। अब ध्यान देना, जो आष्ट्रिक भाषा परिवार होता है ना, अगर आपसे कहा जाए, इसे ध्यान देना हामी सामी परिवार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हामी
सामी, इसे हामी सामी, इसे हामी सामी परिवार कहते हैं भैया। इसे क्या कहते हैं? इसे हामी सामी परिवार कहते हैं। इसमें कौन कौन सी भाषा आ जाती है भैया? इसमें देखेंगे दुर्रानी, खासी, ध्यान देना। इसमें कौन सी आएगी? दुर्रानी आ जाएगी, दुर्रानी आ जाएगी, खांसी आ जाएगी, कौन सी आएगी? खांसी आ जाएगी, खांसी आ जाएगी। और कौन सी आ जाएगी इसमें? सांवरा, मुंडारी, सांवरा, मुंडारी, सांवरा हो गया, मुंडारी हो गया, खड़िया हो गया, खड़िया हो गया, संथाली हो गया, संथाली हो गया। कौन सा हो गया? संथाली हो गया। तो ये सभी भाषा अगर देखेंगे कौन है? राष्ट्रीय भाषा परिवार में आता है। किसमें आता है भाई? राष्ट्रीय भाषा परिवार में। अगला कौन सा है? चौथा, ये तो तीसरा हो गया बेटा। चौथा कौन सा हो गया? हाँ, तीसरा तो हो गया था ना, ये चौथा है ना। ये कौन सी है? आपकी चौथी है। अब ये हम लोग कौन सी जा रहे हैं करने? पांचवी। पांचवी हमारे पास कौन सा है? उसको बोलते हैं ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार। ग्रेट अंडमानी, अंडमानी भाषा परिवार। क्या कहते हैं? ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार। अब भैया जो ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार है ना, ग्रेट अंडमानी भाषा जो परिवार है, तो इसे ध्यान देना है। इसमें कौन कौन से आएंगे भैया? इसमें भाषा कौन कौन से आएंगी? तो इसमें सीधा से आएगा अंडमानी आएगा, इसमें अंडमानी आ जाएगा, और ग्रेट अंडमानी आएगा, ग्रेट अंडमानी आएगा। यही में आएगा, कौन आएगा? ग्रेट अंडमानी हो गया। और कौन सा आएगा? हाँ, ओंगे जोरवा, ओंगे आएगा, और जारवा। ये भी भाषा जो होती है कहाँ से आती है? ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार में आती है। अब अगला कौन सा है? अगले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ताई कढ़ाई भाषा परिवार। छठवां, ताई कढ़ाई भाषा परिवार, ताई कढ़ाई भाषा परिवार। अब देखो जी, अगर ताई कढ़ाई भाषा परिवार करेंगे तो ध्यान देना, मध्य भारत में बोली जाती है। इसके बारे में अगर कहा जाए, यह मध्य भारत में, मध्य भारत में बोली जाती है। और दूसरी बात है, यह सबसे कम बोली जाने वाला है। ध्यान देना बच्चे, अगर कहा जाए तो यह भाषा परिवार बहुत ही कम है। यह भाषा परिवार बहुत कम बोली जाती है, बहुत ही कम बोली जाती है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, तो ये आपके 6 भाषा परिवार हो गए। ये 6 क्या हो गए भैया? भाषा परिवार आपके हो गए। तो इन्हें एक बार आप देख लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे थोड़ी सी एक फैक्ट भी देख लेंगे, कौन सी भाषा भारत में ज़्यादा बोली जाती है, या विश्व में कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है। जरा से इनको भी देख लेते हैं। आइए, यहाँ तक आप देख लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे भैया? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो कौन सी आपकी है? मंदारिन है। कौन सी भैया है? मंडारिन। मंडारिन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चाइनीज। चाइनीज, सबसे ज्यादा चाइनीज बोली जाती है। कितना बोला जाता है भैया? 11.92% बोला जाता है। केवल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ये बोली जाती है। दूसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती है? स्पेनिश ना। दूसरे नंबर से कौन बोली जाती है? स्पेनिश। स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश कितनी बोली जाती है मेरे भाई?
स्पेनिश की बात करेंगे तो ध्यान देना 5.994% बोली जाती है हमारी, कौन बोली जाती है? स्पेनिश बोली जाती है। तीसरी अगर बोलेंगे आप तो कौन हो गई? तीसरी आपकी अंग्रेजी हो गई। कौन हो गई? अंग्रेजी हो गई। अंग्रेजी हो गई। अंग्रेजी कितनी बोली जाती है भाई? 4 दशमलव ध्यान देना है 992%, नहीं 4.922%। इसके बाद चौथी कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? हिंदी। हिंदी कितनी बोली जाती है मेरे भाई? हिंदी बोली जाती है 4.429% बोली जाती है। वहीं अगर पांचवी बात करेंगे, अगली बात करेंगे तो अगले कौन सी बोली जाती है? बांग्ला, बंगाली। बंगाली कितनी बोली जाती है? तो 2.961% बोली जाती है। तो ये है विश्व का डाटा। विश्व का डाटा है। पर आप एक बात याद रखिएगा कि आपसे ये पूछिए सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है ना, परसेंटेज नहीं पूछेगा, मैंने लिख दिया है पर परसेंटेज आपसे पूछेगा नहीं। और वही बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, बोले जाने वाली भाषा, देखो भाई अगर भारत में अगर बात करेंगे बच्चे, तो भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ये देखते हैं। देखो बच्चे अगर पहली बात करेंगे, सबसे सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बेटा हिंदी बोली जाती है। कौन बोली जाती है भारत के अंदर? तो हिंदी बोली जाती है। कितनी बोली जाती है? लगभग 43% बोली जाती है, 43.63%। ठीक है। फिर कौन सी दूसरी वाली बोली जाती है बच्चे? दूसरी बोली जाती है बंगाली। क्या बोली जाती है? बंगाली। तो दूसरी भाषा बोली जाती है मेरे भाई बंगाली बोली जाती है 18.30%। फिर तीसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती है भैया? मराठी। कौन सी बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। मराठी कितनी बोली जाती है भाई? 7.09% बोली जाती है मराठी। वहीं पर अगर मैं अगली बात करूंगा आपकी तेलुगु कितनी बोली जाती है? तेलुगु, तो तेलुगु बोली जाती है 6.93% बोली जाती है। वहीं तमिल अगर पूछा जाए कितना बोला जाता है? तमिल के लिए 5.89% बोला जाता है। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा होगी, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा होगी। तो हमने एक तरीके से भाषा परिवार को समझ लिया। अब आएंगे उसके आगे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास, कैसे इसकी विकास हुई, क्या है उसका इतिहास। चलिए यहाँ तक की बातें हो गई, पहले बताइए भाई। अगर यहाँ तक की बातें हो गई मेरे भाई तो हम आगे बढ़ जाए। चलिए बताइएगा, अगर यहाँ तक की बातें हो गई हो तो हम आगे बढ़ जाए। आइए अब डालते हैं हिंदी भाषा का विकास। क्या डालते हैं? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। अब देखो जी बहुत सरल सी बात है, समझिए। अगर आपको बताओ हिंदी भाषा के विकास की, तो लगभग हमारा हिंदी भाषा का जो विकास है ना, लगभग 35 साल का इसमें का इतिहास है इसका। बेटा कितने साल का इतिहास है? तो ध्यान देना 35 साल का विकास क्रम इसमें हमको देखना है। अब बताइए अगर हमको 35 वर्ष का विकास क्रम है, कितने वर्ष का है भाई? 35 वर्ष का विकास क्रम है बच्चे। अब 3500 वर्ष का अगर विकास क्रम है, इनको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना। ये हिंदी भाषा विकास में जब हम लोग इसके विकास को पढ़ते हैं, इसको बच्चे कुल हम लोग 3 चरणों में बांट देंगे। कितने चरणों में बांट देंगे? 3। तो सबसे पहला जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्या बोलते हैं? प्राचीन बोलते हैं ना भाई? हाँ प्राचीन भारत या भारतीय लिख सकते, बात कोई दिक्कत है। भारतीय आर्य भाषा भाई। तो देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, इसका अगर क्रम देखेंगे तो लगभग इसका इतिहास माना जाता है बच्चे, कब से माना जाता है? तो इसके इतिहास की बात करेंगे तो ध्यान रखना 1520 से लेकर
इसका जो टाइम पीरियड होता है 1500 से लेकर लगभग आप यहाँ तक आ जाएंगे 500 बीसी तक। तो 500 बीसी के मध्य का जो भाषा बोली जाती थी उसे क्या बोलते थे? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोलते थे। अब इस समय हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा थी बच्चे, वो कौन सी थी? 2 थी। कौन कौन सी थी? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारे पास क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। इसे बोलते थे वैदिक संस्कृत। इसे क्या बोलते थे भैया? वैदिक संस्कृत। अब एक भाषा होती थी, इसको उसी आगे बोलते थे लौकिक संस्कृत। समझ रहे हैं? तो उस समय हमारे जब इस समय की बात करेंगे तो इस समय हमारे पास 2 ये प्रसिद्ध भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से ही टूटकर क्या बना था? लौकिक संस्कृत। तो ध्यान देना, ये लगभग शुरुआत में ये भाषा थी। इसके वजह हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अगला मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या बोलते हैं? मध्यकालीन आर्य भाषा ना, आर्य भाषा। अब इसकी अगर समय ड्यूरेशन की बात करेंगे भैया, मध्यकालीन आर्य भाषा का समय काल देखेंगे तो लगभग ये बच्चे आपका 500 से लेकर, ये देखो 500 क्या है? ये 500 प्यारे मेरे बीसी है। अब यह 1000 एडी तक था। कब तक था? 1000 एडी तक था। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं जन्म ली थी? तो इसमें ध्यान देना है, इसमें आया था बहुत ही फेमस आपकी कौन सी आई थी? पाली भाषा। कौन सी आई थी भैया? तो इसमें आई थी पाली भाषा आई थी। कौन सी आपकी आई थी? पाली आई थी। अब यहीं पे क्या आई थी? आपकी प्राकृत। यहीं पे प्राकृत भाषा आई थी। तो पाली होगी, प्राकृत हो गई। आगे चलकर देखेंगे तो पाली ही प्राकृत जो है, इसमें थोड़ी सी शुरुआत किसकी हो जाती है? अपभ्रंश की। किसकी शुरुआत हो जाती है? अपभ्रंश की शुरुआत हो जाती है। तो देखेंगे अपभ्रंश कैसे हुआ। तो इसी बात क्या हो जाएगी? अपभ्रंश की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद आएगा बच्चे हमारे पास जो आएगा उसे बोलते हैं आधुनिक आर्य भाषा। क्या बोलते हैं? आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा अगर बात करेंगे बच्चे तो इसका समय पीरियड अगर देखेंगे तो 1000 एडी से वर्तमान तक। 1000 एडी से आप लिख सकते हैं अब तक। अब तक की जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे बोलते हैं आधुनिक आर्य भाषा बोलते हैं। अब ये आधुनिक आर्य भाषा जो है, ये आधुनिक आर्य भाषा है, आगे चलकर ये क्या होता है? 3 खंडों में बढ़ जाएगा बेटा। ये 3 खंडों में बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? यही बढ़ जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? प्राचीन हिंदी भाषा। क्या बोलेंगे? प्राचीन हिंदी। अब यहाँ दौर चलेगा प्राचीन हिंदी का बच्चे। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी हो जाएगा। और आपका अगला क्या हो जाएगा बच्चे? आधुनिक हिंदी। क्या हो जाएगा? आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। तो ये 3 खंडों बढ़ जाएगा। ये लगभग आएगा बच्चे हमारा जो इसका टाइम पीरियड आएगा 1100 लेकर 1400 एडी तक है। एडी में रहेंगे सब। अगर ये देखेंगे 1400 से लेकर 1850 एडी तक। अब इसको आप कह सकते हो 1850 से लेकर 1850 एडी से अब तक। तो अब तक भी देखेंगे तो आधुनिक हिंदी आएगा। अब इसी आधुनिक हिंदी को चलकर क्या हुआ है? इसे कई भागों में बांटा गया है। इसी आधुनिक हिंदी को भैया कई भागों में बांटा गया। जिससे इसमें पहले आता है क्या आएगा? भारतेंदु युग आएगा। कौन आएगा? भारतेंदु युग आएगा। यही आपका कौन सा आ जाएगा? द्विवेदी युग आएगा। द्विवेदी युग आएगा। ऐसे में जैसे तीसरा आएगा छायावादी युग आएगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हिंदी भाषा के विकास क्रम में आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से हमारी कोई भाषाएं क्या होती है? आती है। इसको आप यहाँ तक अगर समझ पाए हैं भैया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की अगर बातें हमारी समझ पाए होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में चाय की चुस्कियाँ लेते रहेंगे। अब आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, बस आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है भाई, पढ़ना। आप देखो सामने बैठे होते
तो जाहिर सी बात है क्लास को इंटरटेनमेंट और बनाया जा सकता था, हंसी मजाक हो सकती थी, बट हमारे सामने कोई नहीं है, कैमरा है, और कैमरे को देख यार मैं क्या ही हंसूं। तो ये तो लगता है कि कंटेंट टू कंटेंट बने रहो, अब जितने कम समय में अधिक पढ़ा सकते हो पढ़ा के निकल लो, है कि नहीं है। तो काम वही होगा, पढ़ाने की बात अधिक होगी। तो ये चलते बच्चे अगला, अब देखते हैं जरा सा आगे बात को समझते हैं। इसी को, क्रम को समझिए, इसी क्रम को मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरे भाषा में। आइए देखिए, आपको बताऊँ सबसे पहले कौन सी भाषा आई बच्चे मेरे भाई, तो सबसे पहले कौन सी आई, संस्कृत आई। कौन सी आई, सबसे पहले हमारे पास आई बच्चे, क्या आई, संस्कृत आई। अब यही संस्कृत जो था, इसी संस्कृत से जब ये संस्कृत आगे चल के टूटती है, जब आगे संस्कृत जाके टूटती है, इसी से बनता है लौकिक संस्कृत। क्या बनता है, लौकिक, इसे बोलते हैं लौकिक संस्कृत। आगे चलकर इससे बना बच्चे लौकिक संस्कृत। यही लौकिक संस्कृत आगे चलकर फिर टूटा, तो इसे हमने क्या कहा बच्चे, पाली कहा। क्या कहा भाई, इसे हमने पाली कहा। यही पाली जब आगे टूटा, इसी को हमने क्या कहा, प्राकृत कहा। क्या कहा, प्राकृत कहा। और यही प्राकृत जब आगे टूटा, तो इसे हम लोग क्या कहा बच्चे, अपभ्रंश कहा। क्या कहा, अपभ्रंश कहा। जब आगे टूटा तब भ्रंश। यही अपभ्रंश आगे चल के और टूटता है, तो इसे बोलते हैं अवहट। अवहट, अवहट, इसी से क्या बना भाई, अवहट बना। अब इसी अवहट से ही क्या बना है, इसी अवहट से बना है हिंदी। क्या बना है आपका, हिंदी बना हुआ है। तो आप समझिएगा कि हिंदी आया कैसे है, तो हिंदी वास्तव में संस्कृत था, संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से ही पाली संस्कृत, पाली संस्कृत से ही प्राकृत, प्राकृत से टूटा था भ्रंश, अभ्रंश टूटा अवहट, अवहट टूटा हिंदी। अच्छा, कई बुकों में इस अवहट को हटा देते हैं, डायरेक्ट अभ्रंश से हिंदी को बताते हैं, समझ रहे हो। तो ध्यान देना, अभ्रंश से डायरेक्ट किसको बताते हैं मेरे भाई, हिंदी को बताते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा नहीं कोई कंफ्यूजन। इसीलिए देखो बच्चे, हम लोग बहुत ही प्यार से जो आपकी संस्कृत होती है ना, इसे हम तो अभी कई नाम से बताएंगे आपको। इसीलिए बच्चे इसको हम लोग आदि जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि जननी, क्योंकि ये सभी भाषाओं को क्या की है, जन्म दी है। तो सभी भाषाओं को इसी से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे आदि जननी कहते हैं। और इसमें इस समय कौन सा चल रहा था बच्चे, हमारे वैदिक काल। क्या चल रहे थे भाई, इस समय चल रहा था भाई मेरे वैदिक काल चल रहा था, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप आएंगे तो पाली में आता है, इसे हम लोग बोलते हैं भारत की, क्या बोलते हैं, प्रथम देश भाषा। इसे क्या बोलते हैं, प्रथम देश भाषा बोलते हैं। इसे प्रथम देश भाषा बोलते हैं, क्योंकि ध्यान देना, ये समय जो था किसके बारे में बात हो रही थी भैया, महात्मा बुद्ध के बारे में। क्योंकि महात्मा बुद्ध की जितनी भी रचनाएं आप देखेंगे सब इसी भाषा में आएंगे। यही जो प्राकृत आती है, तो प्राकृत जो होता है बेटा, ध्यान देना, प्राकृत को क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी थे यहाँ पे, महावीर स्वामी का दौर था। महावीर स्वामी अर्थात आप कह सकते हो बच्चे, हमारे कौन से थे, जैन धर्म थे। क्या थे, ये जैन धर्म था मेरे भाई। तो समझिएगा, इस तरीके से जो भाषा था, भाषाओं का क्रम आया, तो सबसे पहले कौन आया, संस्कृत आया। संस्कृत से क्या आया मेरे भाई, लौकिक संस्कृत आया। लौकिक संस्कृत से कौन आया, पाली आया। पाली से कौन आया, प्राकृत आया। प्राकृत से कौन आया, भ्रंश आया। अभ्रंश से क्या आया, अवहट आया। अवहट से ही निकला है क्या, हमारे हिंदी। तो हिंदी वास्तव में कहाँ से आई, आप समझ पा रहे हैं, हिंदी कहाँ से आई, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो आइए आगे बढ़े। देखिएगा, देखो भाई, अब आपको बताओ, जो ये अपभ्रंश है ना, ये अपभ्रंश है। इसी अपभ्रंश को एक व्यक्ति थे, हिंदी के बहुत अच्छे जानकार थे, जिनका नाम था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश को क्या किया था, 7 भागों में बांटा था। अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा था भैया, 7 भागों में बांटा था। तो ये जरा सा इनके देख लेते, क्योंकि इनके अपभ्रंश से यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। आइए तो चलिए देखेंगे, हम हेडिंग थोड़ी सी बताएंगे अपभ्रंश की। अपभ्रंश, अगर मैं अपभ्रंश की बात करूंगा, अपभ्रंश की बात करूंगा भाई, तो ध्यान देना, अपभ्रंश की बात करूंगा तो यहां से क्या नाम है उनका, डॉक्टर भोलानाथ, डॉक्टर भोलानाथ, भोलानाथ तिवारी ने
इसे 7 भागों में बांटा था। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे कुल कितने भागों में बांटा था? तब भ्रंश को 7 भागों में बांटा था। तो कौन कौन से था भैया, जरा सा इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो आए थे उसको बोलते थे सौरसेनी अपभ्रंश। क्या बोलते थे? इसको बोलते थे सौरसेनी अपभ्रंश। और जो सौरसेनी अपभ्रंश था ना, ये जो सौरसेनी अपभ्रंश था भाई, इसको भी क्या किया गया था? बांटा गया था। और सौरसेनी अपभ्रंश को क्या पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी में बांटा गया था। इसे किसमें बांटा गया था? पश्चिमी हिंदी और कौन सी थी? राजस्थानी हिंदी। तो इसमें इसे 2 भागों में बांटा गया था। कहीं कहीं इसका गुजराती भी अवशेष मिलता है। तो एक तो पश्चिमी हिंदी थी और दूसरी कौन थी हमारे पास? राजस्थानी हिंदी थी। अब पश्चिमी हिंदी के अंदर बच्चे कौन कौन सी बोली भाषा आपकी आती थी? तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती थी और राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी आती थी? तो पश्चिमी हिंदी की अगर बात करेंगे ना बच्चे, इसमें खड़ी बोली आती थी। क्या आती थी? खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही बोलते हैं बच्चे कौरवी। तो अगर ध्यान देना, खड़ी बोली किसको कौरवी कहा जाता है? तो कौरवी किसको कहा जाता है? इसे खड़ी बोली कहा जाता है बच्चे। इसी में कौन सा आता था? दूसरा हमारे पास आता था, इसको बोलते थे ब्रज भाषा। क्या बोलते थे? ब्रज भाषा होता था बच्चे। हमारे पास ब्रज भाषा हो गया। इसी में कौन सा आता? कन्नौजी, बुंदेली। इसी में आता था कन्नौजी, आता था कन्नौजी आएगा। इसी में बच्चे आपके आता था बुंदेली, आता था बुंदेली। इसी में आपके हरियाणवी कौन सा आता था बच्चे? इसी में अंदर आप देखें हरियाणवी। अच्छा, हरियाणवी जो भाषा थी ना, इसी हरियाणवी भाषा और उसके बाद एक और आती थी बच्चे, कौन सी आती थी? जिसको हम लोग बोलते थे क्या? बांगरू बोलते थे, या इसी को हम बोलते थे जाटू। तो ध्यान देना, खड़ी बोली हो गई, कौरवी बोलते थे, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और बांगरू, ये सभी भाषा जो बोली जाती थी, ये सभी भाषा बच्चे किसमें आती थी? पश्चिमी हिंदी। वही राजस्थानी हिंदी के बारे में बात करेंगे बेटा, तो इसको ध्यान देना, इसे डायरेक्शन में बांट लेना। डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि कभी कभी इसके डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये जानते हो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो जो उसके नॉर्थ की तरफ बोली जाती थी उसको बोलते थे मेवाती। क्या बोलते थे? मेवाती बोले जाते थे। अभी जो इसके इधर ईस्ट बोले जाते थे, जयपुरिया और ढूंढारी। इधर कौन कौन बोली जाती थी? जयपुरिया। और कौन सी बोली जाती थी? इसको बोली जाती थी ढूंढारी। और नीचे जब आएंगे तो इधर कौन सी बोली जाती थी? मालवी हिंदी। अब इधर बोली जाती थी मारवाड़ी। तो मेरे भाई ये ध्यान देना, किसकी है? राजस्थानी हिंदी को। तो इस तरीके से सौरसेनी अपभ्रंश टूटा। सौरसेनी अपभ्रंश भैया आप ध्यान दीजिए, सौरसेनी अपभ्रंश आपके 2 भागों में टूट गया। एक तो आपके पश्चिमी हिंदी, अब एक आपके राजस्थानी हिंदी, ठीक है। और राजस्थानी हिंदी में कितनी भाषाएं बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरिया, ढूंढारी, मालवी बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और बांगरू बोली जाती है। बोलो भाई, यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आइए अगला भ्रंश देखते हैं बच्चे। अगला भ्रंश जिसको बोलते हैं हम लोग मागधी भ्रंश। क्या बोलते हैं भैया? मागधी अपभ्रंश। जो मागधी अपभ्रंश होता है, इसमें अगर बोला जाए, इसमें कौन कौन सी आती थी भाई? तो इसमें हमारी आती थी, कौन आती थी? बिहारी हिंदी। कौन आती थी? ध्यान देना, इसमें बिहारी, बांग्ला, ध्यान देना, इसमें एक इसमें एक आती थी जिसको बोलते थे हम लोग बिहारी हिंदी। इसमें एक आती थी भैया बिहारी हिंदी आती थी। अच्छा, इस बिहारी हिंदी को याद रखिएगा, ये जैसा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ वैसे ही रखिए आप लोग। अब बिहारी हिंदी जो आती थी, कौन आती थी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसमें आती थी मगही, मैथिली, भोजपुरी। अगर ये देखा जाए तो ये याद रखेंगे
बिहार, अब मागधी भ्रंश में क्या आता था, बिहारी हिंदी, इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी भी बोली जाती थी। इसके अलावा बच्चे इसी में आपकी कौन आती थी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इसी में आती थी आपकी कौन सी आती थी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, असमिया भी। और देखा जाए तो ये सभी भाषा किसके अंदर आती थी, मागधी भ्रंश के अंदर आती थी। अगला कौन सा था भाई, तो अगला जो हमारे पास था उससे बोलते थे कि अर्ध मागधी, क्या बोलते थे, अर्ध मागधी अपभ्रंश। अगर इसकी बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी आती थी, जो अब इसके अंदर थी बच्चे, इसके अंदर पूर्वी हिंदी, कौन सी आती थी, पूर्वी हिंदी, इसके अंदर आती थी पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी भाषा आती थी भैया, इस पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी आती थी, इसमें आती थी बच्चे आपकी कौन सी आती थी, आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, अवधी होती थी, बघेली, अवधी, बघेली, और तीसरा हमारे पास थी छत्तीसगढ़ी। तो ये ध्यान देना, ये तीन भाषाएं किसमें आती थी, पूर्वी हिंदी के अंदर आती थी। इसके अलावा बच्चे हमारे कौन सी खास अपभ्रंश थी, कौन सा था अगला, इसको बोलते थे खस, आपकी कौन सी आती थी, खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश, और खस अपभ्रंश में सबसे बड़ी खास बात थी बच्चे, तो खस अपभ्रंश में आपकी कौन सी आती थी, तो खस अपभ्रंश में आपकी कौन आती थी, ध्यान देना है, इसमें पहाड़ी हिंदी आती थी, कौन आती थी, पहाड़ी हिंदी। जो पहाड़ी हिंदी थी इसमें दो भाषाएं आती थी, एक तो आती थी आपकी कुमाऊनी और एक गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी और जो गढ़वाली थी वो किसमें आती थी, पहाड़ी हिंदी के अंदर आती थी, किसमें आती थी, पहाड़ी हिंदी के अंदर आती थी। इसके अलावा बच्चे अगर मैं आपसे आपसे और बात करूं, यहाँ से देखो, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इससे और सारी बातें इसके अंदर आ जाए। चलो, दिखाई तो दे ही रहा होगा। अब अगली जो आएगी, तो अगली हमारी जो खस हो गई, अब पैचासी आती थी, क्या आती थी, पैसाची, पैसाची, पैसाची अपभ्रंश। तो जो पैचासी अपभ्रंश था, इसमें लहदा और कौन सा आती थी, दो भाषाएं आती थी, एक आती थी लदहा, एक आती लहदा बोलते थे ना, लहदा, लहदा थी, और दूसरी थी इसके अंदर क्या थी आपकी, पंजाबी थी ना, पंजाबी, पंजाबी थी। तो लहदा और पंजाबी। अगली अगर बात करेंगे, अगली कौन सी थी इसके अलावा भैया अगर देखा जाए पैसासी, ब्रांचड़, ब्रांचड़ अपभ्रंश, कौन था, ब्रांचड़ अपभ्रंश। तो अगर ब्रांचड़ अपभ्रंश की बात करेंगे बच्चे, तो इसमें कौन कौन सी आती थी, तो इसमें एक ही भाषा आती थी जिसका नाम है सिंधी, क्या है, सिंधी, याद रखेंगे, इसमें कौन सी भाषा आती थी, सिंधी। इसके अलावा बच्चे एक और थी जिसको बोलते थे क्या, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, क्या बोलते थे, सातवां को महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश था ना, इसे हम लोग क्या कहते थे, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में एक ही भाषा आती थी जिसका नाम है मराठी, मराठी। तो मेरे भाई ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है, इसको आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अपभ्रंश में देखेंगे, एक आपका सौरसेनी अपभ्रंश होता है, एक मागधी अपभ्रंश होता है, एक आपका अर्धमागधी होता है, क्या होता है भाई, अर्धमागधी होता है, फिर खस अपभ्रंश होता है, पैसाची अपभ्रंश होता है, प्रांचल अपभ्रंश। तो कौन सी भाषा किसके अंदर आती है, यह पेपर में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, हाँ, इसके अलावा बेटा पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये कुछ ऐसे हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख कर ही चलेंगे, ठीक है। और यहाँ तक की बात अगर आ गई हो तो हम चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके क्रम में अगला हमको पॉइंट क्या पढ़ना है। चलिए, यहाँ तक की बातें भैया समझ में आ गई हो तो बताइए, आगे बढ़ते मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए चलिए, यहाँ तक की बच्ची बात अगर खत्म हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं और देखें। अब हम लोग देखते हैं भाषा बनने, कोई भी अगर भाषा बन रही है, अगर कोई भी राजभाषा बन रही है तो उसके बनने के क्रम क्या होते हैं, कैसे कोई राजभाषा बनेगी, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो ध्यान देना मेरे भाई, अगर देखा जाए
भाषा बनने के लिए 3 चरण से गुजरना पड़ता है। ध्यान देना, भाषा बनने के लिए 3 चरण से गुजरना पड़ता है। तो 3 चरण से हमको भाषा बनने के लिए बच्चे क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। 3 चरण होंगे भाषा बनने के लिए। अब 3 चरण होंगे तो सबसे पहले जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा बोली बोलते हैं या क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले कोई चीज क्या होती है, बोली होती है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे क्षेत्रीय भाषा है ना, अब क्षेत्रीय भाषा मेरे भाई है तो ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है प्रायः छोटे और विशेष क्षेत्र में बोले जाते होंगे, स्पेशल कोई ऐसी तो नहीं होगी जिसे सभी लोग जानते होंगे। तो ये ध्यान देना है, यह प्रायः छोटे एवं विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। अगर आपसे बात करेंगे तो ध्यान देना, यह प्रायः छोटे एवं विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी कोई लिपि होगी, आप बताइए, स्थानीय शब्दों में बहुलता होगी, जो स्थानीय शब्द होंगे, स्थानीय शब्दों की बहुलता होगी, स्थानीय शब्दों की क्या होगी, बहुलता होगी। इसकी कोई भी बच्चे मेरे भाई ध्यान देना, इसकी कोई अपनी लिपि अथवा व्याकरण नहीं होगी। इसकी कोई लिपि या व्याकरण नहीं होगी। तो इसकी कोई लिपि या भैया क्या होगी, व्याकरण नहीं होगी। इस बात को याद रखेंगे। तो बोली या क्षेत्रीय भाषा, इसकी कोई भी लिपि या व्याकरण नहीं होगा। ठीक है, अब कहने मतलब ये कि ये तो क्या हुआ, पहले बोली होगी। अब यही बोली से आपको लोटा हो गया, थरिया हो गया ना, कलछुल हो गया, तो जो नई नई भाषाएं आप देखते हैं ये सभी देसी भाषा हो। अब ये स्पेशली क्षेत्र में बोले जाते हैं। अब इससे मैं आपको बात करूँ लाठी, अगर लाठी की बात करूंगा तो यही आप जब प्रयागराज साइड में जाएंगे, मेजा साइड में जाएंगे, तो वहाँ आपको यूपी में जाएंगे, यूपी में मिर्जापुर जिला है, मिर्जापुर जिले वाला इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद तरफ जाएंगे तो वहाँ स्पेशली अगर कोई चीज़ खाने के लिए पूछा जाता है तो क्या बोला जाता है, खाबो, करबो, चलबो, तो हर एक में वो लगा देते हैं। हम लोग क्या बोला जाता है, जस्ट मिर्जापुर में आएंगे तो क्या बोलेंगे, चलबा हो, चलो चलिए, समझ रहे। तो लैंग्वेज में क्या चेंजिंग आ गया। अब जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अब लाठी को क्या कहते हैं, लाठी को क्या कहते हैं, अब जो लाठी होती है यहाँ गोजी बोलते हैं, वहीं उधर जाएंगे तो क्या बोलते हैं, लाठी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, थरिया बोलते हैं, टाठी या थरिया, तो वहाँ क्या बोला जाता है, टाठी। अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ गिर गया तो क्या कहते हैं, लड़ाई गया, और वहाँ क्या बोलते हैं, गिर गया, ढंगला गया। तो समझ रहे हो, तो ये भाषा जो अलग अलग अपनी स्पेशली क्षेत्र में बोली जा रही है। अब यही इसी में से जो बोली है, अगर वह अपनी वैल्यू जो वैल्यू है वो बढ़ा ले, अपने वैल्यू को क्या करे, बढ़ा ले, और धीरे धीरे इसकी वैल्यू पूरे क्षेत्र में फैलती चली जाए, ऐसे ऐसे पूरे राज्यों में फैलती जाए, और राज्यों से अन्य राज्यों में फैलती जाए, तो धीरे धीरे जब कोई चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है ना, तब उसी को हम लोग क्या करते हैं, भाषा के दर्जा में ला देते हैं। जैसे हिंदी शुरुआत में था तो जरूरी नहीं था ना जी कि भाषा बने, तो हिंदी पहले क्षेत्र में बोली जाती होगी, और धीरे धीरे हिंदी देख के गया कि भारत में बहुत सारे लोग बोलते हैं, 43% बोलते हैं, इसे क्या किया गया, अब राजभाषा दर्जा दे दी गई। समझ रहे, तो बोली है। इससे फिर दूसरी वाली आती है बच्चे, तो दूसरी जो कंडीशन आती है उसे बोलते मेरे भाई, उसे बोलते उपभाषा। क्या बोलते हैं, उपभाषा। तो भाषा से, बोली से या क्षेत्रीय बोली से फिर क्या बोलती है, ये भाषा बोलती, उपभाषा बनती है। और उपभाषा की सबसे बड़ी खास बात ये ध्यान देना, क्षेत्रीय भाषा से ज्यादा विस्तृत होती है। अब देखेंगे जो क्षेत्रीय भाषा होती है उससे ज्यादा विस्तृत होती है, परंतु मानक भाषा से बच्चे क्या ध्यान देना, क्षेत्रीय भाषा से ज्यादा विस्तृत होती है, परंतु मानक भाषा से कम।
मानक भाषा से क्या होता है, कम कम होता है। इसके साथ बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ ना तो इन भाषाओं में धीरे धीरे क्या होता है, साहित्य की रचना होने लगती है। इस इस भाषा में इस भाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। तो इस भाषा में साहित्य की रचना भैया होने लगती है, पर अभी भी इसकी कोई लिपि, ध्यान देना, व्याकरण विकसित नहीं होती है, मानक लिपि नहीं होती ना। इसकी इसकी कोई लिपि लिपि या व्याकरण व्याकरण नहीं होती है। इसकी कोई लिपि या व्याकरण नहीं होती है, तो इस बात को याद रखिए। इसी में अगर तीसरी बात, जब यही भाषा आगे चलेंगे तो तीसरे कंडीशन में ये क्या बनती बच्चे, भाषा। ये क्या बनती मेरे भाई, भाषा। और जब ये भाषा बनेगी तो क्या करेगी, अधिक से अधिक वैल्यू क्या कर लेगी बच्चे, ये प्राप्त कर लेगी। तब भाषा विशाल क्षेत्र में बोली जाएगी। भाषा विशाल क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब जाहिर सी बात है बच्चे, बोली जाती है, पढ़ी जाती है। अब बोली का मानवीकरण हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, मानवीकरण, इसमें फिक्स शब्दावली होंगे। ध्यान देना है, यहाँ पर क्या हो जाता है, बोली का मानवीकरण, बोली का मानवीकरण होता है तथा मानक शब्दावली का प्रयोग होता है। इसमें पूछा जाए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होता है भैया, मानक शब्दावली का प्रयोग होता है। और ये सबसे बड़ी बात है, इसकी ध्यान देना है, इसकी लिपि एवं व्याकरण होती है। इसकी लिपि एवं क्या होती है भैया, व्याकरण भी होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आधिकारिक रूप में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, भाषाओं का प्रयोग किया जाता है बच्चे आधिकारिक रूप में। आधिकारिक रूप में इन्हीं का प्रयोग होता है। तो आधिकारिक रूप से किसका प्रयोग होता है, तो आधिकारिक रूप से इन्हीं भाषाओं का भी प्रयोग होता है। तो भाषा बनने के लिए 3 चरणों से होते गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, कोई बोली बनता है, फिर वो भाषा बनता है, फिर क्या बनता है मेरे भाई, भाषा बनता है। ठीक है। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई बच्चे, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की अगर बातें समझ में आ गई बच्चे, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ तक की बातें आप समझ चुके होंगे। आइए बच्चे आगे। अब देखो मेरे भाई, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात चल रहे हैं। यहाँ से अब जैसे आगे अभी पढ़ोगे तो आपसे पूछा जाएगा ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है, या ब्रज भाषा की बोलियां कौन सी है, या बघेली की भाषा कौन क्षेत्र कौन सा है। तो भैया जहाँ से क्वेश्चन आएगा उन्हीं को, क्योंकि स्पेशली बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं डेप्थ में जाता है, तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं पूछा जाएगा। हेलो।
चलिए आइए भाई, अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे भैया। यहाँ से ये आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बस रखा गया है। हिंदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे RS पॉइंट में, इनको पेपर एनालाइज करके तैयार किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने के बजाय हम क्या करें, अगर उन्हीं चीज़ को बार बार देख ले तो हमारा काम हो जाएगा। बच्चे ध्यान देना। जैसे मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान देना। आपको बताऊँ ना, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। कौन थे? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या नाम था? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ध्यान देना, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 5 उपभाषा एवं 18 बोलियां हमारे क्या है? हिंदी भाषा में है, बताया था। तो ध्यान देना, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 5 उपभाषा थी और 18 बोलियां थी। ये किसने बताया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया था। बट वहीं पर हमारे एक आते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है इनका भैया? इनका नाम है हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी के अनुसार 5 उपभाषा एवं सॉरी, यहाँ देखो मैंने 18 कर दिया भाई, मेरे भाई इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। इनके अनुसार कितना था? इनके अनुसार बेटा 17। इनके ध्यान देना, इनके अनुसार कितनी बोलियां थी? तो आपकी 17 बोलियां थी। पर जो 5 उपभाषा एवं 18 बोलियां, तो 18 बोलियां जो था, ये किसने बताया था? हरदेव बाहरी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, पश्चिमी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या किया गया था? दक्षिणी हिंदी को शामिल किया था। दक्षिणी हिंदी को शामिल किया था। एक बार क्वेश्चन बेटा ये सेम टू सेम मेरे भाई आ गया था, इसलिए मैं इस पॉइंट को बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो, अब क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेगा जैसे जो संस्कृत है। ओहो, क्यों जा रहे हो भाई? देखो, तो एक तो क्वेश्चन बच्चे इससे डायरेक्ट आपके इससे बनेगा, संस्कृत भाषा से क्या बनेगा? जैसे बच्चे इसके कई सारे उपनाम हैं, इसके बहुत सारे उपनाम, जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्राचीन भाषा। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्राचीन भाषा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आदि भाषा। इसी को हमने क्या बोलते हैं भाई? देव भाषा। इसी को क्या बोलते हैं? देव भाषा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भैया? देव भाषा हो गया। इसी को बोलते हैं गिरणारवादी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भैया? वेद भाषा। तो इसी को हम लोग वेद भाषा बोलते हैं, देव भाषा बोलते हैं, आदि भाषा बोलते हैं, प्राचीन भाषा बोलते हैं ना। तो ये सभी ये आदि, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? आदि जननी। तो ये सभी क्वेश्चन भी इनसे बन सकते हैं, इनको याद रखेंगे बच्चे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पाली की। अगर पाली की बात करेंगे तो पाली को हम लोग क्या क्या कहते हैं? भारत की प्रथम भाषा बोलते हैं। भारत की प्रथम भाषा बोलते हैं। इसे ध्यान देना। इसके अलावा ध्यान देना, बौद्ध साहित्य इसी में लिखा गया है। बौद्धिक साहित्य, तो बौद्धिक साहित्य का वर्णन इसी में है। जितने भी, ध्यान देना, महात्मा बुद्ध के उपदेश इसी भाषा में है।
अगर मैं आपसे बात करूं तो संस्कृत का इसे अपभ्रंश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? संस्कृत का अपभ्रंश कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत का अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर आपसे मैं एक बात करूं तो पाली के अलावा क्या हो गया? प्राकृत हो गया। प्राकृत, प्राकृत से क्वेश्चन क्या बनेगा? तो प्राकृत से बनेगा, इसे जैन साहित्य की भाषा है। इसे ये है क्या है? जैन साहित्य की भाषा है। जैन साहित्य की भाषा है। इसके अलावा ध्यान देना, यह पाली का क्या है? पाली का अपभ्रंश है। क्योंकि अपभ्रंश का मतलब होता है बच्चे मेरे भाई टूटना। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? टूटना। तो याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े क्या? इसी तरीके से कुछ फैक्ट आपको और बताते हैं, उनको भी अपने पास रखेंगे आप लोग। चलिए आइए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें हो गई। आइए आगे। अब हेडिंग बनाएंगे अपभ्रंश। अब हेडिंग बनाएंगे आप लोग अपभ्रंश। देखो जी, अब अपभ्रंश से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं भाई, इनको भी याद रखिएगा। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है बच्चे? अपभ्रंश का अर्थ होता है मेरे भाई टूटना। क्या होता है? तो अपभ्रंश का अर्थ होता है हमारे क्या क्या होता है? टूटना। तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से, ध्यान देना, आपसे यहाँ से पूछा जाए तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुआ है। अगर आपसे पूछे हिंदी की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो हिंदी की उत्पत्ति भैया किससे हुआ? अपभ्रंश हुआ है। सबसे प्राचीन अपभ्रंश और सैनी है। सबसे प्राचीन अपभ्रंश, सबसे प्राचीन अपभ्रंश सौर सैनी है। तो सबसे प्राचीन अपभ्रंश की बात करेंगे तो आपकी कौन सी हो जाएगी? सौर सैनी हो जाएगी। इसे प्राकृतिक भाषा का क्या कहते हैं? इसे प्राकृतिक का अपभ्रंश कहते हैं। इसे प्राकृतिक भाषा का क्या कहते हैं? प्राकृतिक भाषा का अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश कहते हैं क्योंकि ध्यान देना, प्राकृत से ही तो टूट के बना है अपभ्रंश। तो प्राकृत से ही टूट के बना है भाई। अगर देखा जाए, इसे प्रथम आदि कवि इसके कौन थे? प्रथम आदि कवि इसके प्रथम जो अपभ्रंश भाषा में लिखे थे, तो प्रथम आदि कवि कौन थे? स्वयंभू थे। कौन थे? स्वयंभू। और जो स्वयंभू थे, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो बच्चे याद रखेंगे, वैसे अपभ्रंश का क्या हम लोग क्या कहते हैं? वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे और क्या बने? अपभ्रंश का प्रथम प्रमाणिक प्रयोग किसने किया था? अपभ्रंश का प्रथम प्रमाणिक अपभ्रंश का प्रथम प्रमाणिक प्रयोग, अगर प्रथम प्रमाणिक प्रयोग अगर बात करेंगे तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है आपका क्या मिलता है? तो आपका अपभ्रंश का प्रथम प्रमाणिक प्रयोग। तो ये सारे क्वेश्चन किससे बन सकते हैं? इससे बन सकते हैं बच्चे। आइए, अगर ये बन गया तो थोड़ी सी बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं खड़ी बोली की। खड़ी बोली से भी क्वेश्चन बने हैं भाई। खड़ी बोली से, अब खड़ी बोली से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। खड़ी बोली से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? अगर खड़ी बोली से क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाएगा, इसका नामकरण कहाँ हुआ था? इसका सबसे पहली बात है बच्चे नामकरण। तो अगर नामकरण की बात करेंगे, इसका नामकरण ध्यान देना है आपका कौन सा था? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? कोलकाता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में इसका क्या किया गया था बच्चे? नाम क्या था?
ध्यान देना। इसके अलावा बच्चे अगला क्वेश्चन यहाँ से अगर मैं और बनाना चाहूँ और क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ध्यान देना इसी में जो इसका कौरवी नाम किसने किया था, इसी बोलते हैं कौरवी। कौरवी नाम राहुल सांस्कृत्यायन, क्या नाम है इनका भैया, इनका नाम था पूरा राहुल सांस्कृत्यायन, सांकृत्यायन कृत्य ने किया था, ने रखा था। इसके अलावा और इससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो ध्यान देने के जनक कौन है भैया, इसके जनक कौन है, जनक पूछा जाता है खड़ी बोली के, किसको बताते हैं हम लोग, अमीर खुसरो को, किसको बताते हैं, खुसरो को, अमीर खुसरो इसके क्या है, जनक है। और क्वेश्चन क्या बनेगा भैया, प्रथम लिखित महाकाव्य क्या है, प्रथम लिखित का महाकाव्य, लिखित महाकाव्य, हाँ आई। देखिए बच्चे, तो इसमें प्रथम लिखित महाकाव्य अगर आपसे पूछता है तो प्रथम लिखित महाकाव्य कौन था, प्रिय प्रवास था, प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास किसका था आप लोग को पता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो थे इसके क्या थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत्य, कृत्य इनमें नहीं रहेगा भाई। चलो, राहुल सांकृत्यायन ने किया था बच्चे, तो यहाँ तक की बात समझ में आ रहा है। इसके अलावा बच्चे इसके और सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे कहा जाए तो इसे ध्यान देना, प्रसिद्ध काव्य, इसकी प्रसिद्ध महाकाव्य कौन से थे बच्चे, प्रसिद्ध महाकाव्य। अगर प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करेंगे, कामयानी थी, कौन थी, कामयानी। कामयानी किसकी थी, कामयानी किसकी थी, जयशंकर प्रसाद की, किसकी थी भैया, कामयानी किसकी थी, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कौन सी थी, कामयानी थी। इसके अलावा बच्चे भारतेंद्र ने इसे क्या था, परदेसी कहा था, कई बार इसे कहा जाता है, भारतेंद्र ने इसे क्या कहा था, भारतेंदु ने इसे क्या कहा था, परदेसी कहा था, क्या कहा था, परदेसी कहा था। वहीं पे गिल कास्टिन था, एक और था बच्चे, और कौन था यहीं पर, गिल कास्टिन। तो गिल कास्टिन ने इसे, काइस्ट ने क्या कहा था इसे, गिल काइस्ट ने इसे क्या कहा था बच्चे, इसे टकसाली कहा था, इसे टकसाली कहा था। और वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं, पश्चिमी हिंदी से उत्पत्ति हुई है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, पश्चिमी हिंदी से उत्पत्ति, पश्चिमी हिंदी से उत्पत्ति भैया। और इसके अलावा यही ध्यान देना है, यही इसे ही क्या किया गया है, इसे ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसे ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अगर आपसे पूछे राजभाषा का दर्जा किसे प्राप्त है भाई, तो राजभाषा का दर्जा इसी को प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, अगर यहाँ तक की बात समझ में खड़ी बोली का, तो थोड़ी 2-3 बात छोटी छोटी और कर लेते हैं। देखो बच्चे, अगर आप उससे कहा जाए तब थोड़ी सी बात कर लेंगे किसकी, ब्रजभाषा की। ब्रजभाषा, जिनसे क्वेश्चन बने हैं भाई उन्हीं से बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे। अब देखो ब्रजभाषा का अर्थ क्या होता है, चारागाह। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है चारागाह। इसका अर्थ होता है भाई चारागाह होता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रिसन ने इसे अंतर्वेदी कहा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ध्यान देना, ग्रेसिन ने इसे अंतर्वेदी कहा है, इसे क्या कहा, अंतर्वेदी
कहा। इसके अलावा अगर अगली पॉइंट बात करेंगे तो ध्यान देना, यह हिंदी साहित्य का क्या है, हिंदी साहित्य का काव्य भाषा है। यह हिंदी साहित्य का काव्य भाषा है। तो हिंदी साहित्य का, बच्चे ध्यान देना, काव्य भाषा है। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख कवि, अगर प्रमुख कवि की बात पूछेगा कि ब्रज भाषा के कवि कौन कौन से हैं, तो सूरदास, रहीम, सूरदास हो गए, रहीम हो गए, कौन सा हो गया आगे, नंददास हो गए, नंददास हो गए, तुलसीदास हो गए, तुलसीदास, रस खान, आपके रस खान हो गए, चिंतामणि हो गए, चिंतामणि हो गए आपके, और कौन सा हो गए भैया, मतीराम हो गए, मतीराम, भूषण। ये सभी कैसे हैं, तो प्रमुख कवि है बच्चे। अगर क्या है, जैसे इसके अन्य नाम भैया, इसे मणि माधुरी या नाग भाषा कहते हैं, नाग भाषा कहते हैं, मणि माधुरी या नाग भाषा कहते हैं, मणि माधुरी या नाग भाषा। एक मिनट में देखिएगा, तो यह भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मणि माधुरी और नाग भाषा भी किसे कहा गया, इसे को। इसके अलावा मेरे भाई, अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके अलावा थोड़ा बुंदेलखंड में देख लेंगे, बुंदेली के बारे में देख लें, बुंदेली के बारे में। अगर बुंदेली के बारे में बात करेंगे तो इसे बुंदेलखंड में बोली जाती है, बुंदेल खंड में बोली जाती है। और इसकी पूछी जाती है भैया उपबोलियां, इसकी पूछी जाती है उपबोलियां कौन कौन सी है। इसकी उपबोलियां पेपर में पूछा गया था, इसलिए इसको बनाया जा रहा है, तो ये बता दे रहे हैं। बनाफरी है, पावरी है, पवारी, बनाफरी, पवारी, गठौरी, खटोली। ये क्या है, उपबोलियां है, किसकी है, बुंदेली के है। इसके अलावा बच्चे अब थोड़ी जान लीजिए अवधि के बारे में। अवधि से भी क्वेश्चन बने हैं, जरा से इनको भी देख लेंगे तो देखेंगे अन्य नाम इसे क्या कहते हैं, अन्य नाम, इनका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम में इसे क्या कहते हैं, कोसली बोलते हैं, कोसली, मलिका, और क्या बोलते हैं, साहिबी। इस नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा इसका है, मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो आप जानते हैं कौन सा है, अयोध्या। मुख्य क्षेत्र क्या है भैया, आपका अयोध्या है। अगर पूछा जाए प्रसिद्ध कवि कौन कौन से इसमें, प्रसिद्ध कवि, तो प्रसिद्ध कवि आपके कौन से इसमें, तुलसीदास, हो गए, तुलसीदास, मुल्ला दाऊ हो गए, मुल्ला दाऊ हो गए, दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। इसके क्या है, कुछ प्रसिद्ध कवि है बच्चे। अब प्रसिद्ध रचना इसकी कौन सी है, प्रसिद्ध रचना, तो आप सभी को पता है रामचरित
मानस। तो कौन सी है रामचरित मानस है, इसमें कुल टोटल 7 कांड हैं, समझ रहे हैं। तो ये था बच्चे अब तक का हमने जो पहला चैप्टर उठाया था, इस पहले चैप्टर को भारतीय भाषा का विकास, तो इसको हमने पूर्णतः क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है ना। अब हम लोग मिलेंगे मेरे दोस्त अगले क्लास में, अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान, भारतीय भाषा का संवैधानिक विकास, ठीक है। तब तक आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, तब से अगला वीडियो मैं आपके समक्ष जल्द ही लेके आ रहा हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।